नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम दोस्तों पढ़ेंगे फिजिकल फिटनेस के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, और इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट दोस्तों। तो आइए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों एट लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं। शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कार्य यानी फिटनेस दोस्तों। फिटनेस किस पर निर्धारित होती है? सर्वप्रथम इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम चाहिए हमें मांसपेशियों का आकार। हमारी मांसपेशियों का आकार कैसा है? हष्ट पुष्ट मजबूत हैं तो हमारी फिटनेस अच्छी होगी, और उसके साथ ही कमज़ोर होंगी तो फिटनेस अच्छी नहीं होगी। शरीर का भार BMI के अकॉर्डिंग है नहीं है, अधिक मोटापा तो नहीं है। इसके बाद मांसपेशीय संरचना, हमारी मांसपेशियों की संरचना कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्लो ट्विच फाइबर है, फास्ट ट्विच फाइबर है। इसके बाद तंत्र का आवेग की प्रबलता, यानी हमारा जो CNS है वो कितनी जल्दी स्टिमुलेंट होता है, या रिएक्शन टाइम उसका कैसा है, धीमा है। ये भी दोस्तों डिपेंड करता है फिटनेस को, शारीरिक फिटनेस को निर्धारित करने में। हम देखते हैं गति को निर्धारित करने वाले फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। गति के लिए दोस्तों सर्वप्रथम हमें स्नायु संस्थान की गतिशीलता, यानी जो हमारा CNS है वो कितने फास्ट कार्य कर पाता है। इसके बाद मांसपेशीय संरचना या संगठन, मांसपेशी हमारी जो बनी है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बात पर भी डिपेंड होता है दोस्तों। इसके बाद विस्फोटक शक्ति, यानी जो हमारी एक्सप्लोसिव पावर है वो कितनी विकसित है, ये भी दोस्तों गति के लिए बहुत निर्धारित करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जोड़ों में लचक कितनी है, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है तो हम अधिक गति से दौड़ सकते हैं। जैव रासायनिक भंडार, यानी बायोलॉजिकल हमारी जो स्टोरेज है और मेटाबॉलिज्म शक्ति है वो कैसी है, इस बात पर भी दोस्तों विशेष डिपेंड करती है गति। अब हम देखते हैं सहन शक्ति या सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम देखेंगे एरोबिक क्षमता। हमारी सहन शक्ति के लिए दोस्तों एरोबिक क्षमता, जो एरोबिक कार्य करेंगे अधिक तो हमारी एंडोरेंस अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लैक्टिक एसिड जो है उसके प्रति हमारा एंडोरेंस कैसा है, ये भी सहन शक्ति को मुख्य फैक्टर माना जाता है। गतिविधि मित्र, जो गतिविधि करते हैं हम उसके साथ हम एडजस्टेबल हैं नहीं है। मांसपेशीय संरचना, मांसपेशियों की संरचना या संगठन, यानी जो उनका जो स्टोरेज है वो कैसा है। ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन अधिक ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का परिवहन प्रॉपर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इस पर भी सहन क्षमता निर्धारित होती है। ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन कितनी हम अपटेक कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ही ऊर्जा भंडार, हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें कितना ऊर्जा भंडार हो पा रहा है, वो भी हमारी जो है दोस्तों उस पर डिपेंड करती है। किस पर? सहन क्षमता उस पर डिपेंड करती है, ऊर्जा भंडार पर भी, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं दोस्तों लचक को निर्धारित करने वाले कारक। लचक को कौन कौन से कारक मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं? सर्वप्रथम मांसपेशीय शक्ति, हमारी मांसपेशियों में कितनी शक्ति है। दूसरी बात जोड़ों की बनावट हमारी कैसी है, वो अधिक फ्लेक्सिबल है तो अधिक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होगी। आयु तथा लिंग, यानी किस उम्र और किस लिंग की द्वारा हम फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। अगर हमारी आयु दोस्तों कैसी है, अगर हम मान लीजिए
छोटे बच्चों में जो है फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है और बड़ों में कम होती है। लिंग की बात करें तो महिलाओं में अधिक होती है फ्लेक्सिबिलिटी और पुरुषों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों महिलाएं जो हैं जिम्नास्टिक के लिए जिम्नास्टिक के लिए अच्छी मानी जाती है। मांसपेशी खिंचाव हमारे अंदर कितना हो पा रहा है। आंतरिक वातावरण या तापमान, शरीर का तापमान, शरीर का तापमान और आंतरिक वातावरण होम्योस्टेसिस हमारा कैसा है, ठीक है। आंतरिक वातावरण और बाहरी तापमान, मान लीजिए ठंड है तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का अधिक विकसित नहीं हो सकते। हमारे जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, अगर बाहर गर्म है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी। पिछली चोट ये भी दोस्तों डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि हम कहीं हमारे जॉइंट्स में और मसल्स में कहीं पुरानी चोट तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्यायाम का मांसपेशी संस्थान पर प्रभाव। अगर हम व्यायाम करें दोस्तों तो हमारी मसल्स में क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों व्यायाम से मांसपेशी आकार तथा आकृति में क्या होता है, साइज एंड शेप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। साइज एंड शेप में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ ही अधिक कोशिकाओं का निर्माण। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड में ही सेल्स पाई जाती हैं, यानी कोशिकाओं का निर्माण होता है। मांसपेशी अर्ध तनाव में रहती हैं। मांसपेशियां कैसी है, अर्ध तनाव में रहती हैं, यानी पूरी तरह से शिथिल नहीं होती हैं, लूज नहीं होती हैं। अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण, जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा जो एडिपोज टिश्यू बनते हैं उनको क्या कर लेता है, ये नियंत्रण रखता है। संयोजी ऊतक में बदलाव, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें बदलाव हो जाता है, यानी वो हमारे अकॉर्डिंग टू बॉडी हो जाते हैं। व्यायाम से मांसपेशियों की गति में क्या आती है, कुशलता आती है, वो सक्रिय रहती है। व्यायाम से थकावट में देरी होती है। थकावट कैसे होती है, देर में होती है। व्यायाम से भोजन का भंडार बढ़ता है। व्यायाम से शरीर की आकृति में बदलाव होता है। शरीर में हमारे आप देख पा रहे होंगे गट्स निकल आते हैं। इसके बाद अशक्रिय रेशे सक्रिय हो जाते हैं। जो रेशे दोस्तों इनएक्टिव होते हैं वो लोग व्यायाम के द्वारा फिर वो भी एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद शरीर का आसन सही जगह पर रहता है, यानी हमारा जो शरीर में पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है उनका खतरा टल जाता है। इसके बाद प्रतिक्रिया समय दोस्तों, यानी रिएक्शन टाइम में हमारा क्या होता है, रिएक्शन टाइम में सुधार आता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम देख लेते हैं व्यायाम का कार्डियो संस्थान पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है, यानी कार्डियो दोस्तों हृदय को कहा जाता है। हृदय के आकार में कैसे हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जो हमारा बायां निलय होता है वो कैसा हो जाता है, वो अधिक चौड़ा हो जाता है, ठीक है। विश्राम के समय हृदय गति में कमी। जब हम एट रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो हार्ट रेट में दोस्तों उस समय क्या कमी महसूस करते हैं, यानी कम हृदय की धड़कन के साथ हम अधिक ब्लड को पंप कर सकते हैं। विश्राम के समय स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। विश्राम जब हम एट रेस्ट के समय होते हैं तो हमारा जो स्ट्रोक है दोस्तों वो एक अच्छे एथलीट का 90 से 90 ml तक पहुंच जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का 70 ml होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट में वृद्धि। कार्डियक आउटपुट दोस्तों जो हम 1 मिनट में SV/HR 1 मिनट में जो हम रक्त पंप करते हैं उसके आउटपुट में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी दोस्तों हम 1 मिनट में अधिक रक्त को पंप कर पाते हैं।
रक्त प्रवाह में वृद्धि, रक्त जो हमारा ब्लड फ्लो होता है शरीर में, वेंस में और कैपिलरीज में, उसके रक्त प्रवाह में क्या हो जाता है, वृद्धि आ जाती है। रक्तचाप में कमी, रक्तचाप जैसे अगर हम फिजिकली इनएक्टिव रहें तो हमारे जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसका कोई पता नहीं रहता, यानी नियमित नहीं रहता। इसलिए दोस्तों एक्सरसाइज के द्वारा रक्तचाप में हम नियंत्रण कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, और कमी पाते हैं। ठीक है। रक्त आयतन में वृद्धि, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। क्या वृद्धि हो जाती है, यानी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में हमारे एक एथलीट के शरीर में अधिक रक्त क्या होता है, पाया जाता है। शीघ्र पुनः शक्ति प्राप्ति दर, यानी शीघ्र यानी अति शीघ्र, थकने के बाद जो है एक एथलीट जो एक्सरसाइज करता है वो पुनः रिकवरी को प्राप्त कर लेता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। इसके बाद श्वसन क्रिया की दर में कमी, यानी दोस्तों सामान्य व्यक्ति की तुलना में एक फिजिकल एजुकेशन का जो स्टूडेंट्स हो या एथलीट हो, उसकी श्वसन दर में क्या होती है, बहुत कमी हो जाती है। जैसे एक मैराथन धावक दोस्तों 40 से 50 धड़कन प्रति मिनट होती है उसकी, ठीक है। और जब हार्ट रेट, ठीक है दोस्तों, और जबकि एक सामान्य व्यक्ति की 72 टाइम होती है, ठीक है, प्रति मिनट। अब बात करते हैं असक्रिय वायु कोशिका को सक्रिय हो जाना, जो हमारे अंदर इनएक्टिव एयर सेल्स होती हैं उनका वो एक्टिव हो जाती हैं। सहन शक्ति में वृद्धि, हम किसी भी कार्य को थकान की अवस्था में करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद अपशिष्ट वायु के आयतन में वृद्धि, जो हमारे अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसके आयतन में वॉल्यूम में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यानी जो हमारा 1200 ml है उससे अधिक हम स्टोर कर पाते हैं। प्राणाधार वायु की क्षमता में वृद्धि, जो हमारी दोस्तों जीवन यानी जो O2 होती है, O2 मीन्स ऑक्सीजन, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद अधिकतम ऑक्सीजन अपटेक में वृद्धि, यानी हम अधिकतम ऑक्सीजन को क्या कर पाते हैं दोस्तों, अपटेक कर पाते हैं, यानी ले पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों खेल चोटों के कारण, यानी जो चोटें जो खेल में लगती हैं वो क्यों लगती हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं अनुचित कंडीशन, यानी हम अनुचित कंडीशन प्रयोग करेंगे तब भी चोट लगेगी। अनुचित गरमाना। इसके बाद प्रशिक्षण का वैज्ञानिक तरीका, पुष्टि का अभाव यानी फिटनेस की कमी, पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी। इसके बाद खेल सुविधाओं की कमी, अगर खेल सुविधाएं हमें नहीं प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पा रही तब भी खेल चोटें अधिक लगेंगी। खेल का संचालन ठीक ना होना, जो खेल को संचालन कर रहा है उसका संचालन ठीक ठाक नहीं है, यानी अग्रेसिव तरीके से खेलना। सुरक्षा उपकरण का ठीक उपयोग ना होना, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उनका ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तब थकावट की अवस्था में व्यायाम करना, अगर हम थकावट की अवस्था में भी एक्सरसाइज या गेम करते हैं तब खेल चोटें अधिक लगती हैं। खेल स्पर्धा का दबाव, यानी जो कंपटीशन है उसको जीतने का अगर प्रेशर है तब भी अग्रेसिव होकर प्लेयर खेल चोटों का कारण बनता है। खेल के दौरान लापरवाही, अगर खेल रहे हैं और लापरवाही से खेलेंगे तब भी हमारे स्पोर्ट इंजरी जो है वो लग जाएगी। चोट की पुनरावृत्ति, अगर चोट पहले से लगी हुई है तो बार बार लगने की आशंका रहती है। अनुचित खेल उपकरण, यानी अनुचित खेल उपकरण दोस्तों यानी जो उचित नहीं है वो खेल उपकरणों का प्रयोग करना।
मांसपेशियों का अत्यधिक प्रयोग, अब हम ओवर यूज कर रहे हैं, मसल्स का ओवर यूज कर रहे हैं, तब भी खेल चोटें लगने का प्रमुख कारण रहता है। इसके बाद हम आ गए हैं दोस्तों हेल्थ एजुकेशन पे। अब हम दोस्तों डिटेल से पूरा हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट कवर करेंगे। इससे पहले आप दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? शारीरिक शिक्षा में हेल्थ एजुकेशन का दोस्तों विशेष महत्व है। तो हम देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य क्या दोस्तों? ये केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, ये केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भैया शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की एक दशा है। यानी आप पूरी तरह से ठीक हो। सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य जो हेल्थ शब्द के हेल्थ शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ होता है हेल्दी, क्या पूर्ण या मजबूत, पूर्ण रूप से मजबूत, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समुदायों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती है। क्या करती है? जागरूक बनाती है और उन्हें स्वस्थ जीवन के प्रति आवश्यक ज्ञान, कौशल और एटीट्यूड प्रदान करती है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या दोस्तों? स्वास्थ्य शिक्षा जो व्यक्तियों और जो हमारे सामाजिक समुदाय होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है और उन्हें स्वस्थ जीवन के प्रति आवश्यक ज्ञान, कौशल और एटीट्यूड प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य होता है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के व्यवहार और समाज की, जो लोगों के व्यवहार है और लोगों के समाज की सोच में सुधार लाना, ताकि वे समाज की बीमारी से रक्षा कर सकें। हम देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि दोस्तों स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा कहते हैं अरस्तु, ठीक है। अब WHO क्या कहता है? WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है स्वास्थ्य के बारे में? ये कहती है स्वास्थ्य पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य क्या है? पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारियों की अनुपस्थिति। यानी आप केवल बीमारियों से दूर हैं तो आप पूर्ण स्वस्थ नहीं कहे जा सकते जब तक आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलनेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद जेफ विलियम के बाद बात करें तो ये कहते हैं स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को अधिक जीने और सर्वोत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो किसी व्यक्ति को अधिक जीने और सर्वोत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। जॉन लॉक। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। जॉन लॉक तो स्पष्ट कर देते हैं भैया कि अगर स्वस्थ शरीर है तभी स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप बीमारियों से घिरे हैं तो आपका मस्तिष्क भी सही से कार्य नहीं कर पाता है। हम देखते हैं स्वास्थ्य के आयाम यानी डायमेंशन ऑफ हेल्थ का डायमेंशन कितनी कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है ये समझते हैं। सर्वप्रथम मानसिक आयाम दोस्तों इसका मतलब होता है व्यक्ति किस अवस्था में इससे गुजर रहा है, यानी वो किस प्रकार की सोच रखता है, ये मानसिक आयाम में आता है। वो समाज के साथ घुल पाता है नहीं घुल पाता है,
इसके साथ साथ ही उससे बीमारियों के बारे में कितना सचेत है। इसके बाद हम देखते हैं शारीरिक आयाम, यानी फिजिकली आदमी कितना फिट है अपने शरीर के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करता है नहीं करता है, खेलों में भाग लेता है नहीं लेता है। इसके बाद अपने शरीर को स्वच्छ रखता है नहीं रखता है, रोज़ नहाना, बालों को नाखूनों को साफ रखना, इसके साथ साथ ही शरीर को भी स्वस्थ रखना। अन्य आयाम और भी अन्य आयाम हो सकते हैं। तो सामाजिक आयाम क्या होता है, समाज के साथ किस प्रकार रहना, उनसे व्यवहार करना और उसे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में अवगत कराना। भावात्मक आयाम यानी इमोशनली दोस्तों कैसा सोचता है, कैसा उसका भाव रहता है कि अगर वो सोचता है स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है तो वो स्वस्थ को अधिक महत्व देगा। ठीक है। इसके बाद अन्य आयाम में दोस्तों आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावात्मक हो गया, सामाजिक हो गया। अन्य में आ सकता है जैसे तो हम देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य के आयाम के बारे में चर्चा करें तो शारीरिक आयाम, ये आयाम शरीर की संरचना और कार्यों से संबंधित है। लक्षण चमकदार आँखें, साफ त्वचा, सामान्य भूख, नींद और शरीर के अंगों का सही से तालमेल करना, अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना। इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण आयाम है, ये बताता है कि शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मानसिक आयाम क्या कहता है दोस्तों, मानसिक आयाम क्या कहता है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं और वातावरण के बीच तालमेल बनाकर रखना मस्तिष्क से। लक्षण व्यक्ति का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव प्रबंधन की क्षमता और दूसरों के साथ सामंजस्य बिठा पाना। और फिर जीवन की जो है दोस्तों सामान्य चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आयाम होता है हेल्थ एजुकेशन का आध्यात्मिक आयाम। यह आयाम जीवन के अर्थ एवं उद्देश्य से जुड़ा है। महत्व नैतिक मूल्य, सिद्धांत, विश्व और मन की शांति। ठीक है। यह विश्व को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, यह व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और उससे मानवता एवं परोपकार की ओर प्रेरित करता है। उसे क्या करता है, मानवता और परोपकार की ओर प्रेरित करता है दोस्तों। ठीक है। हम देखते हैं भावात्मक आयाम। इसे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये विशिष्ट रूप से भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। लक्षण क्रोध, प्रेम, भय और खुशी जैसी भावनाओं को सही समय और सही मात्रा में व्यक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के आयाम। स्वास्थ्य शिक्षा के आयाम कौन कौन से होते हैं, शारीरिक आयाम, सामाजिक विकास और व्यक्ति का विकास, स्वास्थ्य संबंधी स्तर को विकसित करना, भावात्मक और मानसिक विकास, इसके साथ साथ शारीरिक कमियों का निरीक्षण भी करना इसमें शामिल होता है। अब हम देखते हैं डाइट मीन्स आहार भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य करने के लिए दोस्तों मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए हमें क्या करना होता है, पोषक तत्वों से भरपूर, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल और खनिज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, उसकी आवश्यकता होती है, तो वो आहार कहलाता है। इसके बाद बैलेंस डाइट। अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है। जैसा कि शाब्दिक अर्थ आप समझें, संतुलित आहार यानी आहार को संतुलित करके लेना ही संतुलित आहार होता है। अब उसमें दोस्तों क्या होता है, वह आहार जो शरीर के ऊर्जादायक, वृद्धि कारक तथा क्षतिपूर्वक होता है, जो हमें ऊर्जा दे। इसके साथ साथ ही जो वृद्धि
हमारे शरीर की वृद्धि करे तथा जो क्षति होती है उनकी पूर्ति कर दे तथा उस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों तो वो हमारा कहलाता है बैलेंस डाइट, यानी वो संतुलित आहार है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की माप जो है दोस्तों कैलोरी है, और 1 कैलोरी से तात्पर्य है 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। अगर मान लीजिए हमारा सामान्य ताप है 14.50 सेल्सियस तो 15.5 सेल्सियस तक क्या कर दे, बढ़ा दे, तो वो हो गई हमारी 1 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, आहार के तत्व, आहार के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट जो हम 55 से 60% लेते हैं, और 1 ग्राम में दोस्तों 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। और प्रोटीन जो है हमें 17 से 20% लेना होता है, 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी होती है। इसके बाद वसा की दोस्तों 20 से 30% आवश्यकता होती है शरीर में, और 1 ग्राम में 9.4 लगभग कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा सर्वाधिक ऊर्जा देता है। इसके साथ साथ ही हम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और जबकि ऊर्जा सर्वाधिक देता कौन है? वसा देता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं आहार का वर्गीकरण। आहार का वर्गीकरण अगर हम बात करें दोस्तों तो एक शब्द याद रखना है, अम्बिका, यानी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, आवश्यकता के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर, और इसके साथ साथ ही कार्य के आधार पर भोजन को बांटा जाता है। विशिष्टता के आधार पर 6 प्रकार का होता है, जो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज। इसके बाद आवश्यकता के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मैक्रो जिसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और माइक्रो जिसकी कम आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन व खनिज। अब हम देखेंगे कार्य के आधार पर 3 प्रकार के भोजन को 3 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम हमारा होता है ऊर्जा देने वाले में हमारा शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट व वसा। इसके बाद शरीर निर्माण में शामिल होता है प्रोटीन। क्या? इसके बाद तीसरा होता है सुरक्षा प्रदान करने वाले, यानी एक भोजन ऐसा होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो होता है हमारा विटामिन व खनिज। आहार का विश्लेषण अगर हमने किया तो अम्बिका नामक शब्द से हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आवश्यकता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, और ये होता है हमारा मैक्रो और माइक्रो में दोस्तों जिनकी हमें बहुत कम आवश्यकता होती है भोजन में, और मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों जिसकी हमें बृहद यानी ज़्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो माइक्रो पोषक तत्व जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन व खनिज। विटामिन ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, जल व वसा में घुलनशील। अगर जल की बात करें तो जल में हमारे घुलता है BCH, और वसा की बात करें तो वसा में घुलता है कीड़ा। क्या? कीड़ा से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये शरीर में सामान्य चयापचय व रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर में सामान्य मेटाबॉलिज्म करते हैं और इसके साथ साथ ही रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे विटामिन डी हमें रिकेट्स से बचाता है। खनिज ये 2 प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। वह होम्योस्टेटिस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। होम्योस्टेटिस से ठीक है, होम्योस्टेसिस से बचाना होता है। ठीक है, बचाना नहीं दोस्तों, होम्योस्टेटिस को बनाना होता है। क्या? बनाना, यानी उस स्थिति को ये बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैक्रो दोस्तों, यानी बृहद पोषक तत्व। हमारे 4 प्रकार के होते हैं।
जिनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आहार का मुख्य स्रोत है, जो मुख्य रूप से सहनशील खेलों के लिए बहुत उपयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करके प्रोटीन, इसे शरीर का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनके निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वसा फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के रूप में शरीर के अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और इसके बाद जल साधारण जल जो होता है हमारा नियामक व तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों विशिष्टता के आधार पर भोजन को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो विशिष्टता के आधार पर दोस्तों भोजन को 6 प्रकार से बांटा जाता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा का मुख्य साधन है जो सहनशीलता वाले खेलों में क्या होता है, आवश्यक होता है। और इसके उदाहरण है चीनी, गुड़, चावल, आलू। ये दोस्तों बहुत इनका क्रम भी याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद वसा ये एनर्जी बैंक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। साथ साथ ही इसके उदाहरण होते हैं घी, मक्खन, नारियल, सूरजमुखी और सोयाबीन आदि। प्रोटीन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी है दोस्तों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये शरीर की सेल यानी कोशिका की रखरखाव व वृद्धि को नियंत्रण करता है। और इसका क्रम भी याद रखें दोस्तों, सोयाबीन, दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये प्रोटीन के स्रोत हैं दोस्तों। विटामिन ये शरीर में रोगों से बचाव करने में मदद करते हैं, जो मुख्य जल व वसा में घुलनशील होते हैं। जल में BCH और वसा में कीड़ा, इसे याद रखें, ठीक है। खनिज ये सूक्ष्म अनिवार्य पोषक तत्व हैं जो शरीर के अंदर क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं। और खनिज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर, ठीक है। जल, अब हम देखते हैं जल का हमारे शरीर में क्या कार्य है। ये शरीर में दोस्तों नियामक भोजन के रूप में कार्य करता है, शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है और अपशिष्ट बाहर निकालने में भी ये दोस्तों क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ साथ ही पाचन में भी ये मदद करता है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का मुख्य साधन होता है, उसके बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% हमें इसकी आवश्यकता होती है। और ये कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का बन अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का बन अणु पाया जाता है इसमें। ऊर्जा, ये ऊर्जा का मुख्य साधन है जो तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है, जो अतिरिक्त मात्रा यानी 100 ग्राम, अगर हम अतिरिक्त मात्रा में लेते हैं तो 100 ग्राम दोस्तों मसल में, 100 ग्राम एक ऐत में, और इसके साथ साथ ही 400 ग्राम मसल में क्या होता है, जमा हो जाता है। लगभग 500 ग्राम हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 500 ग्राम हम स्टोर कर सकते हैं। 1 ग्राम 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। इसके साथ साथ ही अगर अधिक लें तो ये वसा में परिवर्तित हो जाता है और जो एडिपोज टिश्यू में जाकर जमा हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे दोस्तों मुख्यतः 3 भागों से बांट दिया जाता है, 3 प्रकार से बांट दिया जाता है, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो सैकेराइड होती हैं जहाँ दोस्तों ग्लूकोज का एक अणु पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। इसको याद रखने की दोस्तों ट्रिक है GFG। इसके बाद डाइसैकेराइड, यहाँ ग्लूकोज के 2 अणु पाए जाते हैं, इसको याद रखने की ट्रिक है सलाम।
यानी सुक्रोज। सुक्रोज में दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। लैक्टोज में दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। माल्टोज, माल्टोज में दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रक्टोज दोस्तों ज़्यादातर फलों में पाया जाता है। किसमें? फलों में। ग्लैक्टोज जो होता है हमारा ये दोस्तों दूध में। किसमें? दूध में, ठीक है, मिल्क में। माल्टोज जो होता है ये अनाजों में पाया जाता है। किसमें? अनाजों में, ठीक है, अनाजों में, ठीक है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड दोस्तों वो होते हैं जहाँ 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं ग्लूकोज के, जैसे सेल्यूलोज। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसे मनुष्य नहीं पचा सकता, जानवर इसका यूज करते हैं। ग्लाइकोजन ये मांसपेशियों के रूप में जमा हो जाता है, जैसे मांस हो गया, ठीक है। स्टार्च, क्या स्टार्च जो होता है दोस्तों इसे मंड भी कहते हैं, इसे, ठीक है, ये अनाजों की छालों में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वसा। वसा दोस्तों है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है और 20 से 30% हमें वसा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। एनर्जी बैंक भी इसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। वसा जो है फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के बने अणु हैं, जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के बने अणु हैं, इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। ये डबल ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे एनर्जी बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसे एनर्जी बैंक के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ ही ये त्वचा, गुर्दा, मसल आदि पर जमा हो जाती है। ये हमारे शरीर में जैसे त्वचा के नीचे, ठीक है, एडिपोइड टिश्यू, गुर्दा, मसल यहाँ जमा हो जाती है जब हम अधिक मात्रा में लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं, अगर हम वसा की बात करें क्या, तो मसल में 400 ग्राम, लीवर में 100 ग्राम। ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसमें? मसल में 400 ग्राम, लीवर में 100 ग्राम तक जमा होता है। और बाकी वसा जो है वो एडिपोइड टिश्यू के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, ठीक है। 1 ग्राम 9.4 ये हमारा कार्बोहाइड्रेट की है, ठीक है। और ये हमारा वसा 1 ग्राम में दोस्तों 9.41 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का वर्गीकरण की बात करें तो वसा 2 प्रकार से बांट दिया जाता है, अनसैचुरेटेड फैट और इसके साथ साथ ही सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट भी कहते हैं और सैचुरेटेड फैट को दोस्तों बैड फैट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? इसलिए आइए समझते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो है दोस्तों, इस वसा में कार्बन पूरी तरह से संतृप्त नहीं होते हैं और डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों, तभी ये क्या करता है, ये हमें नुकसान नहीं देता, ये भोजन के साथ साथ पच जाता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो का मतलब दोस्तों होता है एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इसमें, जैतून तेल, मूंगफली के तेल, इनमें, ठीक है। अब पॉली के यहाँ दोस्तों कई सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, तो ये दोस्तों डबल बॉन्ड यानी नारियल में, नारियल के तेल में, इसके बाद तेल, घी, मक्खन, इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये गुड फैट होते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं देते। हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट, जो हमारे शरीर के लिए नुकसान देता है, बैड फैट के नाम से जाना जाता है। कार्बन पूरी तरह से संतृप्त नहीं होते, ठीक है, केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों, तो ये सीधा डायरेक्ट एडिपोइड टिश्यू में जमा होने का कोशिश करता है और जमा हो ही जाता है। इसलिए से दोस्तों क्या होता है, ये हमारे लिए नुकसान होता है शरीर के, और ब्लड वेसल्स में भी जाकर जमा हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने का बहुत खतरा बना रहता है। ऊर्जा बैंक के रूप में जाना जाता है, ऑर्गन की यानी जो वसा है, वसा के कार्य ऊर्जा बैंक के रूप में। और इसके बाद ऑर्गन की सुरक्षा, जो हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा,
विटामिन को स्टोर करता है। इसके साथ साथ ही पाचन, ठीक है, पाचन में मदद छोटी आंत, मोनो डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड, ठीक है। इसका मतलब ये क्या दोस्तों, अंगों की सुरक्षा और विटामिनों को स्टोर करता है। जैसे कीड़ा विटामिन जो होते हैं वो इनको स्टोर कर लेता है और पाचन में भी मदद करता है, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत में इसका पाचन होता है। पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन होता है। मोनोस डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड के रूप में ये क्या होता है? जमा होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रोटीन के बारे में डिटेल से चर्चा कर लें। तो दोस्तों प्रोटीन की खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें दोस्तों जो कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान रखें। 17 से 20% आवश्यकता होती है हमें लेने की और कहीं दोस्तों 12 से 15% भी दिया जाता है। 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। इसके बाद हम देखते हैं उपनाम, इसे पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है और बना होता है अमीनो एसिड से। कॉम्बिनेशन में दोस्तों इसके CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, कई बार पूछा गया है। कुल 22 अमीनो एसिड होते हैं दोस्तों, जिनमें से 9 आवश्यक होते हैं, 11 अनावश्यक होते हैं। 9 आवश्यक होते हैं, 11 अनावश्यक होते हैं अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड को याद रखने की ट्रिक है BIP हॉल में TT, BIP हॉल में TT। इसे डिटेल में आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में से बता देंगे। वैसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्रतिदिन आवश्यकता होती है पुरुषों के लिए 56 ग्राम की और महिलाओं के लिए 40 ग्राम की। अगर आप इसे अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी आवश्यकता है उसको निकालेंगे तो आप 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। कमी से रोग इसकी कमी से दोस्तों रोग होते हैं PKM याद रखेंगे, क्वाशियोरकर किशोर बच्चों में यानी 1 साल से प्लस बच्चों में ये रोग पाया जाता है। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, पेट निकल आता है। मैरास्मस ये छोटे बच्चों में होता है, लेकिन दोस्तों ये मंद बुद्धि यानी कमज़ोर बच्चे, इससे प्रभावित बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं और शरीर से कमज़ोर होते हैं। ठीक है। प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका स्रोत दोस्तों सोयाबीन, दूध, पनीर, दालें, बादाम इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करने वाला होता है पेप्सिन व ट्रिप्सिन द्वारा, जो पॉलीपेप्टाइड में बदल देते हैं। और प्रोटीन के पाचन की बात करें दोस्तों तो पेट में और छोटी आंत में होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, बॉडी यानी बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए इसे कहा जाता है। एंटीबॉडी का गठन करना, इसके साथ साथ एंजाइम और हार्मोन्स। ठीक है, एंजाइम व हार्मोन्स का भी ये गठन करता है, निर्माण करता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण करें तो दोस्तों विटामिन बे कार्बनिक यौगिक हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते हैं लेकिन शरीर की रक्षा जरूर करते हैं और शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में भी नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। और विटामिन की खोज C. फंक द्वारा 1912 और 11 के आसपास हुई थी दोस्तों। कहीं 11 मिलता है, कहीं 12 मिलता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल वसा में घुलनशील और जिन्हें हम याद रखेंगे ADE के अडेक से या कीड़ा से। ठीक है। और पानी में घुलनशील जिसे हम याद रखेंगे BCH बच। ठीक है, पानी से बचो, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और जमा होता है लीवर में व
ठीक है, जमा लीवर व वसा में, कौन, एडेक कीड़ा। और पानी में घुलनशील जो होते हैं वो मूत्र के रूप में जल के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बसीय विटामिन का। बसीय विटामिन जो हमारे ए डी ई के एडेक होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हो दोस्तों, ये वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, ए का रेटिनॉल। ये इससे रोग होता है रतौंधी और त्वचा की रक्षा में कमी, यानी स्किन रिलेटेड और नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और स्रोत इसका है गाजर, पपीता, दूध, अंडा, यकृत, मछली। ठीक है, और हरी सब्जियों में भी बराबर पाया जाता है प्लस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डी, विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है हड्डी रिकेट्स का, हड्डी में रिकेट्स दोस्तों, दांत, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम डी की कमी से। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही मछली का तेल और इसके साथ साथ ही दूध में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या हमारा क्या ये दोस्तों, विटामिन डी, क्या विटामिन डी। ठीक है, आगे हम देखते हैं विटामिन ई। क्या विटामिन ई जो है हमारा, इसका नाम है दोस्तों टेकोफेरोल, और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और सेल की रक्षा करता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ ही सेल की रक्षा करेगा। अंकुरित अनाज और प्लस मेवे और वनस्पति तेलों में ये पाया जाता है। विटामिन के, फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ये रक्त का थक्का ना जमता है। क्या दोस्तों, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, जमाने में मदद करना। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगर इसकी कमी हो जाती तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो आप याद रखेंगे। हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, गोभी अधिक मात्रा में लेने से ये समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन जो है मुख्य रूप से हमारे ये जल में घुलते हैं, स्टोर नहीं होते हैं। मतलब दोस्तों, मूत्र के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, जल में नहीं वसा में घुलनशील नहीं है, यानी जल में घुलनशील है तो जल के साथ ही बाहर निकल ही जाएंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों हमारे शामिल होते हैं BCH। ठीक है, B1 थायमीन। ठीक है, बेरी बिना पॉलिश के चावल और खमीर दालें लेना जरूरी है। B2 राइबोफ्लोविन, त्वचा में डट्ठा पड़ जाना। दूध, पनीर, हरी सब्जियां इसका क्या स्रोत हैं। विटामिन B3 नियासिन, पैलेग्रा हो जाता है। मांस, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, एड्रेनल की वृद्धि और ऊर्जा, मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है। विटामिन B6 पायराडॉक्सिन, एनीमिया और RBC की कमी, हरी सब्जी, अंडा, मांस में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B7 की। क्या विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं दोस्तों। सफ़ेद बाल, त्वचा, रूखी रोग हो जाते हैं। अंडा, फल, मांस, मछली में पाया जाता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड, इसका देखो साइंटिफिक नेम है, RBC की कमी हो जाती है। हरी सब्जी, सोयाबीन, दालों में अधिक पाया जाता है। विटामिन B12 साइनाकोबालामिन, यादाश्त में कमी व RBC में कमी दोस्तों। दूध, मांस, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। इसके साथ साथ ही विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला दोस्तों, इसका रोग होता है घाव ना भरना, स्कर्वी, खून आना, मसूड़ों में सूजन, खून आना। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, खट्टे फल इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब विटामिनों के बारे में, प्रमुख तथ्यों के बारे में भी चर्चा करें तो दोस्तों, उस विटामिन ए को ग्रोथ विटामिन भी कहा जाता है। ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। कैरोटीन पिगमेंट इसमें पाया जाता है, जिससे रंग वर्णक भी कहते हैं। शरीर के संक्रामक रोगों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाई जाती है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है,
इसके बाद सी, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही रक्त निर्माण में विटामिन B12 जो है, और इसके साथ साथ ही प्रजनन प्रक्रिया में ई और ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पानी। पानी क्या करता है हमारे शरीर में, वाटर क्या करता है। तो पानी जो है जटिल खाद्य अणु को क्या करना है, तोड़ने में मदद करता है। पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। अपशिष्ट जैसे यूरिया, मूत्र, पसीना बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर का तापमान नियंत्रण रहता है पानी की वजह से दोस्तों। और प्रतिदिन 3 से 5 लीटर पानी का यूज करें। अब हम देखते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल कभी कभी देखते हैं, आप सुनते होंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। 80% निर्माण होता है लीवर में। कोशिका हार्मोन्स, पित्त निर्माण करना। कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य होता है कोशिका हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करना, वसा का पाचन करना, विटामिन डी का निर्माण करना सूर्य की किरणों से। कोलेस्ट्रॉल का मुख्य उद्देश्य होता है सूर्य की किरणों को प्राप्त करके विटामिन डी का निर्माण कर देता है। ये 2 प्रकार का होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है, 2 प्रकार का होता है। एचडीएल यानी गुड फॉर स्वास्थ्य, यानी आइडियल होता है जो गुड होता है दोस्तों फॉर हेल्थ। लीवर में निर्माण होता है, वसा का पाचन करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, हार्ट को स्वस्थ रखता है, ये हार्ट अटैक से बचाता है। ठीक है, एलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वसा को लीवर ले जाकर क्या कर देता है और शरीर में जमा कर देता है। दिल के लिए खतरनाक होता है क्योंकि ये हार्ट अटैक का मुख्य जिम्मेदार होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ जाके ये कोलेस्ट्रॉल उसकी जो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को शुद्ध रक्त ले जाती है उसको ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक बढ़ता है। ठीक है, अब हम दोस्तों विटामिन को समझने के बाद मिनरल्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मिनरल्स क्या हैं, तो ये शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान तो नहीं करते हैं, लेकिन संरचना, कार्य, हड्डी व दांत निर्माण, नियामक के रूप में, हृदय धड़कन व नर्व इम्पल्स व कंट्रोलर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्यों का संतुलन बनाते हैं, ऑक्सीजन परिवहन में मदद करते हैं, एंजाइम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर को मैक्रो भी कहते हैं दोस्तों, माइनर को माइक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हें मुख्य खनिज कहते हैं और इन्हें टेम्परेरी। ठीक है, अब इनकी शरीर को प्रतिदिन 100 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रतिदिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिज कार्य। इनके कार्य क्या है, ये तो दोस्तों हमारे हो गए खनिज, और ये हो गए कार्य, और ये हो गए स्रोत। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है, और बाकी इनके जो हमारे माइक्रो खनिज हैं, इनकी जो स्रोत हैं दोस्तों, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लगभग सभी भोजन में पाए जाते हैं। कैल्शियम को Ca से दिखाया जाता है, हड्डी निर्माण करेगा, रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा और मसल का संकुचन करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ही ये दूध, पनीर, हरी सब्जी और रागी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस दोस्तों हड्डी मजबूत करेगा, एटीपी निर्माण में मदद करेगा, डीएनए व आरएनए का मुख्य घटक होता है। अनाज, दालें, दूध, अंडा में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, में मदद करता है और तंत्र में मदद करता है। इसके साथ साथ पेशी तंत्र में भी ये मदद करता है और इसका स्रोत है केला, आलू, संतरा। ठीक है, सोडियम क्या करता है दोस्तों, सोडियम जो है हमारा बीपी कंट्रोल में मदद करता है, शरीर में जल और ओस्मोसिस प्रेशर को बनाने में मदद करता है। ये साधारण नमक, हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
मैग्नीशियम एंजाइम पर कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र व मसल पर कार्य करता है। मेवा, हरी सब्जी और अनाज में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद क्लोरीन, इस जठर रस का निर्माण करना, ठीक है, HCl का निर्माण और पाचन प्लस जल, ठीक है, नमक में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं माइनर, ठीक है, माइनर मिनरल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और O2 परिवहन में मदद करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ही इसका स्रोत होता है पालक, गुड़, सेब, ठीक है। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। स्रोत आयोडीन नमक। फ्लोरीन दांतों की रक्षा करता है, इसका स्रोत होता है पानी में देखो समुद्री पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। समुद्री जो भोजन है उनसे आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जिंक घाव ना भरना, इंसुलिन का निर्माण करना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है, और सेल का निर्माण करना मुख्य कार्य होता है जिंक का, ठीक है। घाव को भरना, क्या घाव को भरने में मदद करता है जिंक, ध्यान रखें, ठीक है। स्रोत अनाज, फली, मांस, अनाज फली मांस में पाया जाता है। कॉपर आयरन अवशोषण में मदद करता है, ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, और ये किस में पाया जाता है? ये मेवा, दाल आदि में पाया जाता है, लीवर में भी पाया जाता है। कोबाल्ट दोस्तों एनीमिया, B12 में और प्लस रक्त निर्माण में मदद करता है, और इसका स्रोत होता है दूध, मांस, ठीक है, मछली। मैंगनीज एंजाइम पर कार्य करता है, और इसका स्रोत होता है दूध, मांस, मछली, ठीक है, दूध, मांस, मछली इसका मुख्य स्रोत होता है। उम्मीद करते हैं आपको माइक्रो और मेजर मिनरल दोस्तों इन शॉर्ट में हमने याद करवाने का, रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।